हेलो फ्रेंड्स, हम इंग्लैंड की आधुनिक इतिहास को समझ रहे हैं और इस सीरीज की ये हमारी तीसरी वीडियो है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि 5 सालों तक चले इटालियन वॉर से इंग्लैंड पे क्या प्रभाव पड़ा। साथ ही इंग्लैंड किंग हेनरी VIII की वैवाहिक जीवन को भी समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। इटालियन वॉर ये एक ऐसा युद्ध था जिसमें एक तरफ थे फ्रांस तो दूसरी तरफ थे स्पेन, इंग्लैंड और इनके सहयोगी। 5 सालों तक चले इस जंग में फ्रांस की हार हुई, जिसे हराने में मुख्य योगदान था इंग्लैंड का। परंतु इस युद्ध के बाद स्पेनिश साम्राज्य और पावरफुल हो गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। साफ साफ कहा जाए तो इस युद्ध से इंग्लैंड को कुछ भी नहीं मिला। तब सम्राट हेनरी VIII ने स्पेनिश ताकत रोकने के लिए गुप्त तरीके से फ्रांस से एक संधि कर ली, परंतु इस संधि से भी फ्रांस को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि हेनरी VIII ने यूरोपियन झगड़ों में हस्तक्षेप करना पूर्ण रूप से बंद कर दिया, क्योंकि अब इंग्लिश राजकोष खाली पड़ गया था, जिसे फिर एक बार भरने की जरूरत थी। हेनरी VIII ने पार्लियामेंट की एक सभा बुलाई और सभा की सहमति से इंग्लिश लोगों पे 2% टैक्स बढ़ा दिए गए। साथ ही थॉमस बुल्जे, जो हेनरी VIII का प्रधानमंत्री था, उसने अमीर लोगों से राष्ट्रीय कर्ज मांगना शुरू किया। जो नहीं देते उनकी गुप्त रूप से सारे संपत्ति जब्त कर राष्ट्रीय कैद खाने में कैद कर दिया जाता था। इस मामले में चर्च के पादरियों को भी नहीं छोड़ा गया। उनकी 1/3 जमीन छीन ली गई, जिसके कारण इंग्लिश जनता विद्रोह करने लगी और इन सब का कारण बुल्जे को ही मानने लगी, जबकि असल में इन सब का जिम्मेदार हेनरी VIII था। इसी बीच हेनरी VIII की पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं थी, क्योंकि हेनरी को अपने वाइफ कैथरीन से एक पुत्र चाहिए था जो दे ना सकी। हालांकि उसने एक बच्ची को जन्म दिया था जिसका नाम मैरी ट्यूडर था, जिससे हेनरी VIII खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने बड़े भाई की विधवा पत्नी से विवाह किया, जिसके कारण ईश्वर उनसे नाराज होकर पुत्र नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कैथरीन को तलाक देने की घोषणा कर दी, परंतु तलाक देने के लिए रोम के पोप का स्वीकारता लेना आवश्यक था। उसने रोम के पोप के सामने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु रोम के पोप हेनरी VIII के प्रस्ताव स्वीकार कर स्पेनिश सम्राट चार्ल्स V यानी कैथरीन के भतीजे से दुश्मनी लेना नहीं चाहते थे। इसलिए फैसला थोड़ा लंबा खींचा जाए। पोप ने थॉमस बुल्जे तथा एक और पादरी को फैसला करने के लिए नियुक्त कर दिया। इससे पहले कि इन दोनों की कमेटी कोई फैसला देती, पोप ने एक पत्र लिखकर इस फैसले को रोक दिया और उन्होंने लिखा कि वो स्वयं इस मामले को फैसला करेंगे, जिसके कारण सम्राट हेनरी VIII बहुत ज्यादा अप्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि बुल्जे ही इन सब का जिम्मेदार है। उन्होंने बुल्जे को उसके पद से निष्कासित कर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। जब उसे राजकीय कैद खाने में कैद करने के लिए ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हेनरी VIII ने विश्वविद्यालय से सहमति मांगी, परंतु विश्वविद्यालय ने भी इनकार कर दिया। तब सम्राट हेनरी VIII ने पार्लियामेंट की सहमति से 3 एक्ट पास करवाए। पहला, एक्ट ऑफ एनाटेस, जिसके तहत इंग्लैंड से रोम जाने वाली पोप के लिए पैसे इत्यादि सभी चीजों पे रोक लगा दिए गए। दूसरा, एक्ट ऑफ एप्पल्स, जिसके तहत किसी भी मामले की सुनवाई के लिए इंग्लैंड से रोम नहीं भेजा जाएगा, बल्कि इंग्लैंड में ही होगा। इससे पहले इंग्लैंड के सभी बड़े मामले को रोम के पोप ही सुलझाते थे, परंतु अब उनकी अधिकार छीन लिया गया। तीसरा, एक्ट ऑफ सुपरमेंसी, जिसके तहत इंग्लैंड के चर्च से रोम के पोप के संबंध पूर्ण रूप से तोड़ दिया गया और इसी कानून के अनुसार ही चर्च के सबसे बड़े शासक किंग और क्वीन को ही स्वीकार कर लिया गया। तब सम्राट ने बुल्जे की जगह थॉमस क्रमवेल को बैठाया, जिसने हेनरी VIII और कैथरीन का विवाह अनुचित घोषित कर तलाक दिलवा दिया और उनकी विवाह एनी बुला से करवाया, जो कैथरीन की सेविका थी, और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया जिसका नाम था एलिजाबेथ। किंग हेनरी VIII ने एनी बुला को भी चरित्रहीन कहकर कत्ल करवा दिया। फिर इन्होंने जेन साइमर नामक एक युवती से विवाह किया, जिसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम एडवर्ड VI था। किंग हेनरी VIII ने टोटल 6 शादियां की, परंतु सभी असफल रही। इसी बीच सम्राट हेनरी VIII को लगा कि उनके देश में जितने चर्च है उन सब पे रोम के पोप का अधिकार है और इनके पास ज्यादा संपत्ति है। तब सम्राट ने इसकी जाँच के लिए एक टीम बैठाई, जिनके सहायता से लगभग 400 छोटे मठों या चर्चों को जब्त कर उन्हें तोड़ दिया गया। इसके बाद बड़े चर्च भी तुड़वाए गए। जो लोग चर्च के पैसे से राज कर रहे थे, अब उनका रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। चर्च के तोड़े गए जमीनों को जमींदारों ने खरीद कर उस पर कब्जा कर लिया। उस वक्त तक चर्च के कुछ अधिकारी पार्लियामेंट का मेंबर होते थे, परंतु चर्च टूटने के बाद ये लोग सम्राट के खिलाफ हो गए
और एक युवा वकील नेता रॉबर्ट आस्क के नेतृत्व में विद्रोह करने लगे। इन्होंने लंदन नगर की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसे धार्मिक यात्रा कहा गया, परंतु इनका ये विद्रोह जल्द ही दबा दिया गया और विद्रोह के मुख्य नेताओं को मौत के घाट उतार दिए गए। जो बच गए वो अपनी जीविका चलाने के लिए भीख मांगने लगे, जिसे रोकने के लिए किंग हेनरी VIII ने एक कानून लाए, जिसके तहत कोई तंदुरुस्त इंसान भीख मांगते दिखाई देता तो उसके हाथ पैर इत्यादि काटकर उसे अपंग बना दिया जाता। ये वही दौर था जब यूरोप में मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन शुरू कर चुके थे और क्रिश्चियनिटी 2 हिस्सों कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट में बच चुकी थी। जो कैथोलिक चर्च का विरोध कर रहे थे उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया और यही लोग भी मार्टिन लूथर के अनुयायी थे। अब ऐसा नहीं था कि हेनरी प्रोटेस्टेंट हो गए थे, बल्कि वो निजी तौर पे रोम के पोप का विरोध किए थे, परंतु वो समर्थन कैथोलिक चर्च के ही कर रहे थे। अगर रोम के पोप ने इनकी प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया होता तो शायद अभी भी इंग्लैंड पे रोम के पोप का अधिकार होता। सम्राट हेनरी VIII अपने आप को कैथोलिक साबित करने के लिए एक कानून लाए, जिसे स्टैट्यू ऑफ 6 आर्टिकल के नाम से जाना गया, जो कैथोलिक सिद्धांतों का समर्थन तथा प्रोटेस्टेंट का विरोध कर रहा था। अब आगे की कहानी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।